नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सिद्धार्था सिविल एकेडमी में स्वागत है। हिंदी टीजीटी, पीजीटी, हायर और यूजीसी नेट के लिए हिंदी विषय के ऑब्जेक्टिव पूर्वावलोकन प्रश्नों के साथ मैं फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा जो लगातार सभी एग्जाम में पूछे गए हैं और सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अगर आप हिंदी विषय के साथ कोई भी एग्जाम दे रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए रामबाण का कार्य करेगा। तो अगर आप उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड से होने वाला टीजीटी पीजीटी का एग्जाम, केंद्रीय विद्यालय या हायर यूजीसी नेट का एग्जाम या हायर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो उसके लिए ये आपका पूर्वावलोकन पिछले विभिन्न वर्षों में अलग अलग जगहों पे आए हुए प्रश्नों का एक संकलन है जो आपके सामने मौजूद है। तो चलिए तेजी से रिवीजन करते हैं इन महत्वपूर्ण प्रश्नों की। चैनल से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर भी कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए शुरुआत करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा नामकरण गलत है? रीतिकाल, मध्यकाल, आदिकाल और संक्रांति काल। तो अगर कालक्रम के अनुसार बात किया जाए तो रीतिकाल नामकरण गलत है। रीति का मतलब होता है किसी के प्रति रीझना या सारी चीजें, तो रीति काल का नामकरण उसी आधार पर रखा गया है, कालक्रम के अनुसार नहीं है। ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेखक ने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया? तो विशेष प्रवृत्तियों के अनुसार किस रचनाओं का अगर देखा जाए कि नामकरण करने का जो आधार बनाया था वो प्रसिद्ध इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। किसने किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। साथ में आप ध्यान रख सकते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र ने किसी भी प्रकार का कोई आपका इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है बल्कि संपादन का कार्य किया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचंद्र शुक्ल। डॉक्टर नगेंद्र को भी आप याद रख सकते हैं। शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज की रचना की है। ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे। ये एसएसबी में आया हुआ प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत नहीं हो सकता है? आपका ऑप्शन है विभिन्न युगों की आंतरिक और बाह्य परिस्थितियों पर प्रकाश डालने वाली सामग्री, रचनाओं का मौखिक उल्लेख, शिलालेख, साहित्यकारों की प्रकाशित या अप्रकाशित रचना। तो एक सामान्य सी बात है कि किसी भी हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का आधार या स्रोत रचनाओं का मौखिक उल्लेख जो है इसे आधार नहीं बनाया जा सकता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें आंसर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, अगर बात किया जाए निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? पहला है हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ही प्रमुख रचना है। अगर बात किया जाए तो हिंदी साहित्य की आलोचना, अगला हिंदी साहित्य की भूमिका, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। हिंदी साहित्य का आदिकाल, ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हिंदी साहित्य की आलोचना पुस्तक जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय संवत 1050 से 1350 विक्रमी था या 1075 से 1350 विक्रमी, संवत 1050 से 1375 विक्रमी, संवत 1000 से 1350 विक्रमी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का जो समय है वो संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक इन्होंने माना है। कब से कब तक? 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी तक। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, इस्तवार दाला लिटरेटिव एंदुस्तानी नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो ये फ्रेंच भाषा का प्रसिद्ध पुस्तक है। इस्तवार दाला लिटरेटिव एंदुस्तानी किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है, सूची 1 में अंकित नामों को सूची 2 में अंकित साहित्य इतिहासकारों के साथ सुमेलित कीजिए। ठीक है,
तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है, और इसमें अगर बात किया जाए तो ये आपका विकल्प है। ठीक है, पहला है सिद्ध सामंत काल, चारण काल, प्रारंभिक काल, आदिकाल। तो देखिए इसमें है क्या कि एक तरफ जो है शुरुआत का नामकरण किया गया है कि किससे किसने किस प्रकार का नामकरण दिया है। दूसरी तरफ अगर बात किया जाए तो आपका सूची दिया गया है जिसमें प्रसिद्ध विद्वान है, इतिहासकार है हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्रियर्सन, राहुल सांकृत्यायन, विश्वनाथ प्रसाद। और आपके ऑप्शन में अगर बात किया जाए तो आपका ऑप्शन है, पहला है 1 का 4, 2 का 5, ये ऑप्शन है। एक बार आप नजर डाल सकते हैं। तो नजर डालने के पहले बस दिमाग में बिठाइए कि क्या क्या चीजें होंगी, उस आधार पर बात करते हैं। यहाँ पर देखा जाए तो सिद्ध सामंत काल की बात किया जाए तो राहुल सांकृत्यायन जी ने सिद्ध सामंत काल नामकरण किया था। ठीक है, और चारण काल की अगर बात किया जाए तो आप ऑप्शन पे जा सकते हैं कि चारण काल किसने नाम दिया था। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल नाम दिया था। सी ऑप्शन आपका सही है। तीसरे का 2, 4 का 1, अगर प्रारंभिक काल, तो प्रारंभिक काल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। सॉरी, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा था। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी का नामकरण दिया हुआ है। आदिकाल किसने नामकरण दिया था? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कौन है? हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? ठीक है, किसने आदिकाल नाम दिया था? ठीक है, एक बार इस प्रश्न को आप सभी लोग फिर से देख लीजिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न है, कभी भी एग्जाम में दोबारा पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो याद रखना है कि सिद्ध सामंत काल की अगर बात किया जाए तो सिद्ध सामंत काल जो नाम दिया था, सिद्ध सामंत काल नाम देने का श्रेय जाता है राहुल सांकृत्यायन जी को। किसको? दिमाग में बिठाइए, सिद्ध सामंत काल, राहुल सांकृत्यायन। दूसरा है चारण काल, तो अगर चारण काल की बात करते हैं तो चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने नामकरण किया था। किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने नामकरण किया था। प्रारंभिक काल की बात किया जाए तो प्रारंभिक काल आपके मिश्र बंधुओं ने दिया था। किसने? मिश्र बंधुओं ने दिया था। और आदिकाल की अगर बात करते हैं तो आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया नामकरण है। तो इस आधार पर ये चीजें सूचीबद्ध हो जाती हैं। इसी आधार पे आप ऑप्शन पे जाके आंसर देख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल का नाम किसने दिया था? तो देखिए पीछे से ही आपने देखा है कि हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने का श्रेय किसे दिया जाता है? उस सूची में भी आपने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी को दिया जाता है। किसे? हजारी प्रसाद द्विवेदी को। जबकि राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा था? इसे सिद्ध सामंत काल कहा था। राहुल सांकृत्यायन जी ने इसे सिद्ध सामंत काल कहा था, ध्यान रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह किस मनीषी का कथन है? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये आपके विद्वान महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। किसकी हैं? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की पंक्तियां हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार थे जॉर्ज ग्रियर्सन। कौन थे? प्रथम इतिहासकार जिन्होंने काल विभाजन किया था तो वो थे जॉर्ज ग्रियर्सन। तो आप ध्यान रखेंगे जॉर्ज ग्रियर्सन ने ही सबसे पहली बार हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन
आपका अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल किसने कहा था? तो रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहने का श्रेय है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। अभी आपने पीछे भी देखा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ही वीरगाथा काल को आदिकाल कहा था, जबकि रामचंद्र शुक्ल ने इसे क्या नाम दिया था? वीरगाथा काल नाम दिया था। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, रीति काल को अलंकृत काल कहने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो रीति काल को अलंकृत काल कहने का श्रेय आपका मिस्र बंधुओं को जाता है। किसे जाता है? मिस्र बंधुओं को जाता है। रीति काल को अलंकृत काल इन्होंने ही कहा था, और मिस्र बंधुओं ने ही प्रारंभिक काल कहा था, यानी आदि काल को प्रारंभिक काल या वीरगाथा काल को प्रारंभिक काल कहने का श्रेय भी मिस्र बंधुओं को ही जाता है। ये ध्यान रखिएगा, मिस्र बंधुओं ने ही रीति काल को अलंकृत काल कहा, आदि काल को प्रारंभिक काल कहा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी साहित्य का जो प्रारंभ है वो 693 ईस्वी से माना है। कब से माना है दोस्तों? 693 ईस्वी, 693 ईस्वी से माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 693 ईस्वी से माना है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे क्या नाम दिया? फिर से प्रश्न सुनिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम काल का नामकरण वीरगाथा काल किया था। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? तो जस्ट आपने पीछे देखा है कि इसी को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल की संज्ञा दिया था। क्या संज्ञा दिया था? आदिकाल की संज्ञा दिया था। जबकि सिद्ध काल या सिद्ध सामंत काल की अगर बात करते हैं तो ये राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा। चारण काल की बात करते हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसी को चारण काल कहा। ठीक है, ये सारी चीजें भी आप ध्यान रख सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं। ये इस पुस्तक की अगर बात किया जाए, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इस पुस्तक के रचयिता कौन है? तो नंद दुलारी वाजपेयी हैं। आप याद रखिएगा, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, इसके रचयिता कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता कौन है? तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता के रूप में ऑप्शन है आपके श्याम सुंदर दास, राहुल सांकृत्यायन, नगेंद्र राम, नरेश त्रिपाठी। तो कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं राम नरेश त्रिपाठी। कौन है? राम नरेश त्रिपाठी। तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता के रूप में राम नरेश त्रिपाठी जी को जाना जाता है। आपका अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। तो मिस्र बंधु में मैंने आपको बताया था कि 3 लोग हैं, गणेश, श्याम, सुक। याद होगा, कल का लेक्चर याद होगा। गणेश पिछला जो वीडियो है फर्स्ट क्लास है आपकी, उसमें मैंने बताया था, दिमाग में बिठा के रखिएगा, गणेश, श्याम, सुक। यहाँ देखिए, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिस्र बंधुओं में शामिल हैं, जबकि केशव बिहारी इसमें शामिल नहीं है। गणेश, श्याम, सुक याद रखिएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, मिस्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है। तो मिस्र बंधुओं ने हिंदी के प्रथम गद्य लेखक के रूप में गोरखनाथ को माना है। किसको माना है? गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माना है। मिस्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम गद्य लेखक गोरखनाथ को माना है, तो याद रखिएगा। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की? जॉर्ज ग्रियर्सन ने, शिव सिंह सेंगर ने, मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना करने का सबसे पहला श्रेय सबसे पहले किसने की? तो शिव सिंह सेंगर ने की। बाकी अलग अलग फ्रेंच भाषा में, अन्य भाषाओं में लिखा गया, लेकिन सबसे पहली बार इतिहास ग्रंथ के रूप में शिव सिंह सेंगर ने ही सही प्रयास किया। किसने किया?
शिव सिंह सेंगर ने ग्रंथ की रचना में सबसे पहले किसने की? ठीक है, तो शिव सिंह सेंगर ने की, ध्यान रखेंगे। इसके बाद मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा, अन्य चीजें रही। आपके रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास आया, ये अन्य कई सारी पुस्तकें आई। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला प्रसिद्ध ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय किसने लिखा है? तो भारतीय संस्कृत के मूल उपादानों का ऐतिहासिक विकास प्रस्तुत करने वाला जो प्रसिद्ध ग्रंथ है संस्कृति के 4 अध्याय, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान रखिएगा। इसको लिखने का श्रेय है रामधारी सिंह दिनकर को। तो संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर ने लिखी है। ठीक है, दिमाग में अभी तुरंत बिठा लीजिएगा, संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर। शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या है? तो शिव सिंह सरोज का जो रचना काल है वो है 1833 ईस्वी। क्या है? 1833 ईस्वी, ध्यान रखिएगा। तो शिव सिंह सरोज का रचना काल 1833 ईस्वी को माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचनाकार ने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा? रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, ये सारी चीजें। तो याद रखिएगा, अब गद्य तक सीमित रखने वाले रचनाकार हैं अपने आप को मुंशी प्रेमचंद, जिन्हें शताब्दी का महानायक या महालेखक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शताब्दी का सर्वोत्कृष्ट लेखक का। इन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे। ठीक है, तो मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां और उपन्यास सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। गोदान जैसी रचना, सर्वोत्कृष्ट रचना इन्होंने की, जो आज एक लंबे 1936 की रचना है और आज भी वो प्रभावशाली है, आज भी अपनी छाप छोड़ती है समाज में, उससे आज भी उसकी प्रासंगिकता बनी हुई है। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियां हैं, लगभग 300 कहानियां इन्होंने मानसरोवर के रूप में जिसका संकलन हुआ, तो अगर देखा जाए तो वो कहानियां आज भी पूरी तरीके से बहुत प्रासंगिक हैं और समाज के अनुकूल हैं। तो रचनाकार के रूप में जिसमें ईदगाह है, ठीक है, ईदगाह जैसी कहानियां इन्होंने लिखी, अन्य बहुत सारी ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, ये सारी कहानियां इनकी ही हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद गद्यकार थे। आपका अगला प्रश्न है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी का सर्वप्रथम किसने कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सबसे पहले किसने कहा था? तो चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी हैं जिन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनकी काफी प्रसिद्ध एक कहानी है, उसने कहा था। उसने कहा था, बहुत प्रसिद्ध इनका चर्चित कहानी है, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। क्या कहा? अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा दी। ठीक है, अगला है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ 1050 से, संवत 1050 से 1050 से माना है। कब से माना है? 1050 से। ठीक है, तो याद रखिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना? 1050 से माना है, संवत 1050, 1050 से। अगला प्रश्न है आपका, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। रामचंद्र शुक्ल का उपरोक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के किस प्रकरण में मौजूद है? याद रखिएगा, हिंदी साहित्य के अगर शुरुआत की बात किया जाए तो रामचंद्र शुक्ल का जो उपयुक्त कथन है हिंदी साहित्य के इतिहास के आदिकाल के चौथे प्रकरण में मौजूद है। किसमें मौजूद है? चौथे प्रकरण में मौजूद है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये चौथे प्रकरण में मौजूद है। फिर से एक बार ये पंक्तियां पढ़िएगा, जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों के खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही अपने समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती थी। ठीक है, बहुत प्रसिद्ध कथन है।
महत्वपूर्ण कथनों में से एक कथन है। ये आप सभी लोगों को ध्यान रखना है, प्रकरण 4 में है। आपका अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल की सीमा क्या मानी है? तो रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल को 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। वीरगाथा काल को क्या माना है? वीरगाथा काल की सीमा 1000 ईस्वी से 1350 ईस्वी माना है। ठीक है। आप लोग सामान्य रूप में अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं आचार्य राम शुक्ल ने वीर गाथा काल की सीमा की अगर बात कर रहे हैं तो इन्होंने मूल रूप से ये लगभग जो है 993 ईस्वी है, 993 ईस्वी है, क्योंकि इन्होंने 1050 से लेकर के अगर बात किया जाए तो 1050 से शुरू करते हैं और 1375 विक्रमी संवत तक जाते हैं। तो अगर आप उसमें माइनस करते हैं तो 993 आएगा। तो 993 ईस्वी के नियरेस्ट यही 1000 पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको ऑप्शन माना जा सकता है। एग्जैक्ट नहीं है, लगभग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उन्होंने माना क्या था, 1050 से लेकर के आपका 1375 विक्रमी, 1050 से अगर बात किया जाए, 1050 से लेकर के 1375 संवत के रूप में माना था। तो लगभग 993 आएगा, क्योंकि 57 आपका माइनस किया जाता है इसमें संवत से ईस्वी निकालने के लिए, तो उसी आधार पे आ जाए विक्रमी संवत से। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर की अगर बात किया जाए तो हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था श्याम सुंदर दास ने, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्द सागर का संपादन किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य की भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों। आपका आज का अगला प्रश्न है, इस्तवार दला लितृत्व हिंदुस्तानी की रचना किसने किया? तो गारसा द ताशी ने किया। इस्तवार द ला लितृत्वी हिंदुस्तानी की रचना का श्रेय किसे जाता है? गारसा द तासी को जाता है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, मित्रों, आज का यह सेक्शन रहा हिंदी का, जो आपके आने वाले यूपी के टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस या हायर और साथ के साथ यूजीसी नेट आदि के लिए पूर्वावलोकन के रूप में मैंने आपके सामने रखा, जो आपका रिवीजन क्लास के रूप में है। तो इसे आप तेजी से देख करके रिवाइज कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखना है, इसके बीच में मत करिएगा, और साथ के साथ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो बाय बाय दोस्तों, हैव अ गुड डे, नमस्कार।